जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है बेटा सबको? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। वालेकुम सलाम जी सर। चले, वेरी गुड जी, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को। तो अभी तो सिर्फ बेटा 5 स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है। अभी देखते हैं कि और बच्चे ज्वाइन करते हैं या नहीं करते। तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल। बेसिकली हम लोग बेटा इनहेरिटेंस के बारे में कुछ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। इनहेरिटेंस के बारे में हमने देखा कि इट इज़ वेरी पावरफुल फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्लासेस जो हैं, क्लासेस भी एक पावरफुल फीचर हैं आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। और क्लासेस के साथ साथ हमारे पास जो इनहेरिटेंस है वो खुद भी हमारे पास एक पावरफुल फीचर है। और हम लोग देख रहे हैं कि कितना पावरफुल है, हमें कितना फायदा हो रहा है उसका। कोड रीयूजेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे रही है कि हमें एक कोड जो है उसको बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, एक दफ़ा लिख लेते हैं और उसको हम लोग जब जब चाहें, जितनी दफ़ा मर्जी चाहें, हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से हम लोग इसी चीज़ के एग्जांपल्स जो हैं वो करके देख रहे हैं। और आप लोगों ने भी, कुछ लोगों ने मुझे प्रोग्राम्स करके भेजे हैं और नो डाउट कि मुझे पता है कि 95% स्टूडेंट्स ने एज इट इज़ जो सॉल्यूशन बुक पे दिया हुआ है उसी को कॉपी पेस्ट करके मुझे भेजा। और जब मैंने आपको वो दोनों प्रोजेक्ट्स, दोनों प्रोग्राम दिए थे करने के लिए, तो मुझे ये भी आइडिया था कि आप वहीं से करेंगे और मुझे भी पता था कि आप उधर से ही करना है आप लोगों ने। लेकिन मैंने आपको इसलिए दिए थे कि जब आप लोग उसको लिखेंगे, जब आप लोग उनको करेंगे, तो होप्स हो कि आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा उन चीज़ों का, उन बातों का जो कि हम पिछले कुछ दिनों से डिस्कस करते आ रहे हैं कि भाई इनहेरिटेंस क्या होती है, इनहेरिटेंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इनहेरिटेंस कैसे आप लोग यूज किया जाता है, बेस क्लास क्या होती है, डिराइव क्लास क्या होती है, पेरेंट क्लास किसको कहते हैं, चाइल्ड क्लास किसको कहते हैं, पेरेंट क्लास के या बेस क्लास के फंक्शंस को हमारी डिराइव्ड क्लास के अंदर कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ प्राइवेट वाले डाटा को एक्सेस किया जाता है, कैसे प्रोटेक्टेड डाटा को एक्सेस किया जा सकता है, कैसे पब्लिक वाले डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। ये सारी बातें हम लोग नॉर्मली जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने आप लोगों को जो 2 प्रोग्राम्स दिए थे वो दिए भी इसीलिए थे कि जब आप लोग उनको कर रहे होंगे तो कम अज कम आप लोग उनकी स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करके उन प्रोग्राम्स को करेंगे। बेशक आप लोग इंटरनेट से देख के किए हों, बेशक आप लोगों ने बुक से, बैक पे से देख के किए हों, लेकिन इस उम्मीद के साथ मैंने आपको दिए थे कि आप लोग उसको अंडरस्टैंड करके करेंगे। तो मैं इस बात को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों ने उसको अंडरस्टैंड करके नहीं किया तो क्लास के बाद आप लोग ज़रूर उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। और दूसरी बात ये बेटा कि ये सामने आपको टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल एक टेबुलर फॉर्म में आपको वो सारी बात समझा रहा है जो हम लोग पिछले 2 लेक्चर से पढ़ रहे थे कि फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द पब्लिक डाटा, फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द प्रोटेक्टेड डाटा, एंड फ्रॉम वेयर यू कैन एक्सेस द प्राइवेट डाटा। सो मेरे ख्याल से बेटा आप लोग देख रहे हैं कि उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर कुछ भी है, चाहे वो कोई पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर डाटा है, चाहे वो पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर आपका फंक्शन है, कोई भी चीज
जो कि अंडर द पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, दैट इज या दैट कैन बी accessible, that is accessible from own class, that is accessible from derived class, that is accessible from outside the class। और कल हमने देखा, फिर हमने देखा कि जो प्रोटेक्टेड का डाटा है, और मैंने आपको यही बात बताई थी जो इस वक्त टेबुलर फॉर्म में उसने आपके सामने लिखी हुई है कि प्रोटेक्टेड डाटा कैन बी असेस्ड फ्रॉम ऑन क्लास, कैन बी असेस्ड फ्रॉम डिराइव्ड क्लास, कैन नॉट बी असेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। ऐसे ही है बेटा कि नहीं है ऐसा? यस सर। यस सर। जी, वेरी गुड। और प्राइवेट जो है वो सिर्फ अपनी क्लास में ही एक्सेस होता है, वो ड्राइव क्लास में भी एक्सेस नहीं हो सकता, वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग आज तक जितनी भी एग्जांपल्स करके आए हैं अपने इनहेरिटेंस से रिलेटेड, वो वेरी सिंपल सी एग्जांपल थी कि एक क्लास एम्प्लॉय की बनाई, उस एम्प्लॉय की क्लास के अंदर हमने जो है ना जी एक और उस क्लास के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर हमने दो क्लासेस बनाई, एक टीचर की क्लास बनाई, एक मैनेजर की क्लास बनाई, और उन दोनों क्लासेस को डिराइव किया फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास। और डिराइव करने के बाद हमने चेक किया कि कौन सा फंक्शन कहाँ एक्सेस हो रहा है, कौन सा फंक्शन कहाँ एक्सेस नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोटेक्टेड क्या क्या डेंजर्स हैं, ये स्टोरियां होती हैं, ये आप लोग इसको यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो मकसद हमारा होता है, हम आपको बता देते हैं, बाकी उसकी जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो आप लोग पढ़ेंगे तो वो जरूर आप लोग देखेंगे कि आपको उनमें से कोई ना कोई चीज मिलेगी सीखने के लिए। अगर उसकी समझ नहीं आएगी तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, हम लोग मुझसे पूछते हैं। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट मेन चीज है दैट इज के जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है। हम लोग जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। हम लोग जो इनहेरिटेंस की एग्जांपल करके आए हैं बेटा, इनहेरिटेंस की एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया था। तो ऑन द अदर हैंड हम ये भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अब जब डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाएगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे काम किया जाएगा, बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ कैसे काम किया जाएगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। जब डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है तो बेस डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है, हमें उसको कॉल नहीं करना पड़ता। जैसा कि इम्प्लॉय हमने टीचर की क्लास के फंक्शन के अंदर हमने वाइड गेट वैल्यूज के फंक्शन के अंदर इम्प्लॉय का गेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल किया था ना हम लोगों ने, लेकिन कंस्ट्रक्टर की फॉर्म में हमें ये काम नहीं करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। अभी मैं आपको उसकी छोटी सी एग्जांपल करके दिखाता हूं। हम लोग टर्बो में जाते हैं, टर्बो में हम लोग जाते हैं, टर्बो में जाके हम लोग वहां से कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ना इस बात को देखें कि कैसे कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा हमारी ड्राइव क्लास का या बेस क्लास का, या कैसे हमने कंस्ट्रक्टर के साथ डील करना है। अच्छा, ये ईमान फातिमा, ये क्या है, ये कौन है यार? ये ईमान तारिक, ये बेटा आप क्या लिख रही हैं, मुझे समझ नहीं क्या कहना चाह रही हैं आप? सर सॉरी, बाय चांस हो गया था। अच्छा चले, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल से आप बात किसी और से कर रही थी, रिप्लाई मोबाइल पे सर कर। नहीं, नहीं नहीं सर, वो मेडिसिन का कह रही थी। अच्छा, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, बात किसी के साथ कर रही थी, रिप्लाई इधर कर दिया हमने। सर बात नहीं कर रहे थे, पहले प्रोग्राम का पूछा था तो वो मेडिसिन का कहने लगी थी तो मेरे से गलती से इधर हो गया। चले कोई बात नहीं, तो ले ले फिर मेडिसिन बेटा, अल्लाह ताला आपको शिफा दे। जी सर, लेक्चर के बाद ले रही है, लेने जाना। चले, अल्लाह खैर करेगा। चलें जी, टर्बो ओपन करते हैं, टर्बो शेयर करते हैं स्क्रीन।
इंटरवो की स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? यस सर। यस सर। चलो, मैं स्क्रीन मैंने बड़ी कर ली है। अब आप मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे कि कौन पार्टिसिपेंट है कौन पार्टिसिपेंट नहीं है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन पूछना है या जब मैं कोई रिस्पॉन्स आपसे मांगूं तो आप लोग काइंडली बोल के मुझे बता दीजिएगा। तो जैसे आप लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे ना, या जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे आप लोग सताते हैं या सता रहे हैं, तो दुआ करें कि कहीं फिजिकली किसी क्लास में मेरे काबू ना आ जाए आप लोग। फिजिकल क्लास बिजी नहीं होनी। बेटा अभी आपके 4 सेमेस्टर पड़े हैं, कोई और कोर्स आ गया आपका मेरे काबू तो फिर हाँ। जी सर। अभी तो आपने डाटाबेसिस का कोर्स पढ़ना है, अभी आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ना है। मुश्किल सी बात है। अब इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि मैं आपका कोर्स नहीं लूंगा, लेकिन लेकिन दुनिया जिंदगी का क्या पता होता है बेटा। बस अब आपको सारा कुछ पढ़ाई जाना है ना, आप पढ़ने वाले हैं ही नहीं, आप पढ़ते ही नहीं है। 10 स्टूडेंट तो आते हैं सिर्फ क्लास में। फिर जो आते हैं वो तो पढ़ते हैं, इसीलिए तो आते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, हम तो आते हैं ना, हम तो ले रहे हैं ना। बेटा अब मैं सिर्फ ऐसा करते हैं, फिर उनको कहता हूँ कि ये जो 10-12 बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, आप ऐसा करें कि इनकी क्लास सेपरेट से बना के मुझे दे दें, सही नहीं है? यस सर। यस सर। तो ठीक है। सर इस वाले में नहीं प्रोटेक्टेड यूज करना? वो बेटा हमारी रिक्वायरमेंट है ना, हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हम जी यूज सर। करना चाहेंगे तो करेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब बेसिकली अब आपको प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक का पता चल गया है कि क्या होते हैं, इनकी एक्सेस कहाँ कहाँ होती है। तो ये हमारी हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि अगर मैं कोई ऐसा डाटा मेंबर लेता हूँ जिसको मुझे डिराइव क्लास के अंदर एक्सेस करना है, लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस नहीं करना, तो मैं उसको प्रोटेक्टेड ले लूंगा। ठीक है ना। तो अब हमारी हमारी रिक्वायरमेंट है, हम क्या करना चाहते हैं। लेकिन अभी हमारी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर का रोल देखने जा रहे हैं कि हमारे पास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को तो कॉल किया नहीं जाता, कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो मैंने आपको ये बताया कि आप लोगों के पास जो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ये अभी हम लोग देखेंगे। ये मैंने टीचर की क्लास डिराइव की है फ्रॉम एम्प्लॉय क्लास, और यहाँ पर मैं इसका अपना एक बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल स्केल ले लेते हैं, अपना इसका पैरामीटर डाटा मेंबर रखते हैं। तो यहाँ हम लोग पब्लिक के अंदर जाते हैं, पब्लिक के अंदर जाके हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं टीचर, और यहाँ हम इसको करते हैं जी स्केल इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 18 करते हैं, और यहाँ हम लोग शो करते हैं वाइड शो डाटा। अब कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर के अलावा जितने भी फंक्शन होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल नहीं होते। तो डाटा शो करने के लिए हमें ये जो एम्प्लॉय की क्लास का या बेस क्लास का शो डाटा का फंक्शन है, ये हमें कॉल करना पड़ेगा। इसको हम करते हैं कॉल एम्प्लॉय कॉलन साइन 2 टाइम कॉलन साइन आएगा, दैट मीन्स के स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और यहाँ फिर हम इसको करते हैं शो डाटा, कि मतलब भाई कि आपने एम्प्लॉय की क्लास का शो डाटा कॉल करना है। और यहाँ हम लोग सी आउट कर देते हैं स्केल इज SCALE स्केल, और यहाँ हम लोग इस क्लास को एंड कर देते हैं। अच्छा जी, अब मेन में जाते हैं। मेन में जाके हमने डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि वी वांट टू टेस्ट दिस कॉन्सेप्ट के कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होगा। पहले तो क्लियर स्क्रीन करते हैं, और क्लियर स्क्रीन करके हम लोग टीचर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं टी, और फिर हम करते हैं टी डॉट शो डाटा। कंस्ट्रक्टर को तो नहीं ना कॉल करना, हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है या नहीं करना।
लो नो सर। कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं किया जाता, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल? कब होता है? सर अब जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए तब। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये यहाँ हमने टीचर टी करके ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जब ये डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद, ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर है, तो ये डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। ठीक है, अभी देखते हैं करता है या नहीं करता। कंट्रोल F9 करके रन करते हैं, कोई एरर। अब देखें, एम्प्लॉई आईडी इज 12, स्केल इज 18। इसका मतलब है आउटपुट ठीक आ रही है। एम्प्लॉई आईडी हमारे पास ऊपर हमने असाइन किया होगा ना, ये देखें 12 दी थी सर तो हमने तो एम्प्लॉई का ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, हमने तो ऑब्जेक्ट ही टीचर का बनाया था। सो ये बात वेरीफाई हो गई कि जब डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो बेटा डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेता है। ठीक है जी। जी। अब मैं F7 के साथ आपको चेक करवाता हूं। अब F7 के साथ देखिएगा, प्रोग्राम रन हो रहा है F7 के साथ, आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। यहाँ टीचर टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ टीचर की क्लास का, टीचर इज अ डिराइव्ड क्लास। तो जब यहाँ डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया, तो टीचर के कंस्ट्रक्टर में चले गए। जब टीचर के कंस्ट्रक्टर में गए तो देखते हैं क्या होता है। टीचर के कंस्ट्रक्टर में गए तो ये देखें आ गए एम्प्लॉई के कंस्ट्रक्टर में, यस सर। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो खुद ही आ गया, जबकि हमने कॉल नहीं किया हुआ, हमने कॉल नहीं किया, वो खुद ही आ गया वहां पर। ठीक है, उसने वहां आके एम्प्लॉई आईडी को वैल्यू दी 12, फिर वापस चला गया अपने कंस्ट्रक्टर में, वहां आके उसने अपना काम किया, स्केल को वैल्यू दी, अपना जो उसका डाटा मेंबर है उसको वैल्यू 18 दी। शो डाटा के फंक्शन में आएगा, ये देखें अब शो डाटा के फंक्शन में चला गया, टीचर के शो डाटा के फंक्शन में। अब यहाँ देखें, अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं है ना, इसलिए हमें शो डाटा का फंक्शन, एम्प्लॉई का शो डाटा का फंक्शन कॉल करना पड़ा है। ऊपर वो फंक्शन कंस्ट्रक्टर नहीं था, कंस्ट्रक्टर था तो वो हमने कॉल नहीं किया। यहाँ हमारे पास वो कंस्ट्रक्टर नहीं है तो हमें कॉल करना पड़ा। अब देखें कि वो एम्प्लॉई के शो डाटा के फंक्शन में आ गया, यहाँ आगे उसने एम्प्लॉई आईडी को डिस्प्ले करवाया। एम्प्लॉई आईडी को डिस्प्ले करवाने के बाद अब वो यहाँ चला जाएगा वापिस, वहां जाके अब वो स्केल को डिस्प्ले करवाएगा और आप लोगों के पास यहाँ आ गया। यहाँ देखें आपके पास दोनों आउटपुट आ रही है, एम्प्लॉई आईडी इज 12, स्केल इज 18। ठीक है बेटा, क्लियर है? जी सर क्लियर। चले, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक और नई चीज देखते हैं। नई चीज ये है कि इफ यू वांट टू असाइन द वैल्यूज बाय पासिंग आर्गुमेंट्स, बाय पासिंग आर्गुमेंट्स मतलब कि आप चाहते हैं कि मैं अपने कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करूंगा, जैसे हम पहले करते आए हैं कि मैं अपने कंस्ट्रक्टर को आर्गुमेंट पास करूंगा। आर्गुमेंट पास करने से मुराद ये है कि मैं इसको एक वैल्यू पास करूंगा जो कि EID में आएगी, और वो जो वैल्यू EID में आएगी वो वैल्यू मैं अपने इस एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID को असाइन करूंगा। ठीक है जी। इसी तरह अब क्वेश्चन इज दैट कि डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो मैं कोई वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहता। डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर को मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं करना चाहता, जबकि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को खुद कॉल करता है। इसका मतलब है कि आप तो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल ही नहीं करते, तो वो वैल्यू कहां से पास होगी? थोड़ा सा आपने हायरार्की को अंडरस्टैंड करना है। हायरार्की ये है कि आप तो टीचर की ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, टीचर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो टीचर का ऑब्जेक्ट अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। जब टीचर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो टीचर का कंस्ट्रक्टर अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिकली कॉल करता है। बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें शो करवाया गया है कि यहाँ एक आर्गुमेंट पास होना है। अब आर्गुमेंट कहां से आएगा?
डेफिनेटली आर्गुमेंट वहां से आता है जहां से फंक्शन कॉल किया जाता है। अब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कौन कर रहा है? बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। इसका मतलब है कि डिराइव क्लास का कंस्ट्रक्टर जब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो भाई साथ एक वैल्यू भी पास करेगा। अब वो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में वो वैल्यू कहां से आएगी जो बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास की जानी है? डेफिनेटली वो वैल्यू तब पास की जाएगी जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा। मतलब कि मैं यहाँ पर जब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करूंगा। दैट मीन्स के फॉर एग्जांपल हम कहते हैं वही रख लेते हैं 12 भी। अब ये 12 पास होके किसको जाना है? ये 12 पास होके हम लोग ये प्रैक्टिस करके आए हुए हैं पहले। ये 12 पास होके आपके टीचर क्लास के कंस्ट्रक्टर में जाना है। हम जानते हैं कि जब वैल्यू पास की जाती है तो वैल्यू को होल्ड करने के लिए हमें कोई ना कोई वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है। अब ये जो वेरिएबल वीएल मैंने लिखा, वीएआर लिख लेते हैं, या ये जो मैंने वीएआर लिखा, अब 12 वहां से पास होके वीएआर में आएगा। अब मैंने ये वीएआर पास करना है, किसको पास करना है? अपने एम्प्लॉय क्लास के कंस्ट्रक्टर को। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है। अब आप देखिएगा कि मैंने जो टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ 12 लिखा है ये, ठीक है। ये 12 जो है, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा शॉर्ट करने लगा हूं क्योंकि मैंने एनोटेशन करनी है, वो मेरे पास ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अब यहां से ये 12 पास होके जाएगा इसमें, ये हम पास कर रहे हैं इसको, और फिर अब ये वीआर कहां जाएगा? ये वीआर जाएगा ये ईआईडी के अंदर, क्योंकि एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में जाएगा। जब ये एम्प्लॉय के कंस्ट्रक्टर में जाएगा तो ये वीआर की वैल्यू ईआईडी में आएगी। ईआईडी की वैल्यू जो है वो इसके थ्रू यहाँ पर असाइन हो जाएगी। अब आपने मैं एनोटेशन खत्म करने लगा हूँ, एनोटेशन खत्म करके मैं इसको आप सैमर के साथ रन करता हूँ ताकि आप लोग इसको जरा फॉलो कर लें। स्क्रीन भी बड़ी कर देता हूँ। अगर समझ नहीं आएगी तो वॉइस के थ्रू मीन्स के बोल के मुझे बताना है, क्योंकि मैं स्क्रीन आप लोगों की बड़ी करूंगा यहाँ पर ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आए। प्रोग्राम रन करते हैं F7 के साथ, देखते हैं ये रहे। अच्छा, प्रोग्राम के अंदर आ गए। अब यहां देखें बेटा। अच्छा चलें एक और काम करते हैं, वॉच विंडो भी ओपन कर लेते हैं और आउटपुट विंडो भी ओपन कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए। यहां हमने जो वेरिएबल देखने हैं, एक हमने वेरिएबल देखना है m_id का, एक वेरिएबल हमने देखना है eid का, एक वेरिएबल हमने देखना है var का। ठीक है, कि var में वैल्यू जाती है तो कहाँ से जाती है, कैसे जाती है, और साथ में हम स्केल का वेरिएबल भी देख लेते हैं। प्रोग्राम रन करते हैं, शुरू से रन करते हैं प्रोग्राम। अच्छा मैं ना वैल्यू चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये तो पुरानी आउटपुट शो हो रही है। मैं यहाँ वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ मैं 22 कर देता हूँ, और स्केल में वैल्यू जो है वो मैं 88 स्केल तो होता नहीं है, मैं 28 स्केल कर देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे किसी लेवल पे जी कि ये तो पुरानी आउटपुट शो हो रही है। चले प्रोग्राम रन करते हैं। ये नहीं जी, मेन से प्रोग्राम रन हो रहा है। टीचर की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, टीचर की क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो टीचर के ऑब्जेक्ट के साथ हमने 22 वैल्यू पास की। ये वैल्यू पास होके जानी चाहिए var के वेरिएबल में। देखते हैं कि नीचे वॉच विंडो में var के वेरिएबल की वैल्यू 22 होती है या नहीं होती।
बेटा हो गई VAR के वेरिएबल की वैल्यू 22। जी सर होगी है। अब वो जी सर 22 पास Yes, होके sir. VAR के वेरिएबल में आ गया। अब ये VAR का वेरिएबल हमने अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास किया है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉय आईडी असाइन करना चाह रहे हैं। अब यहां से VAR की वैल्यू पास होके जानी है EID में। EID में 22 होना है, अभी आपने देखना है। EID में 22 हो गया बेटा। वो जी सर हो गया। VAR में 22 वैल्यू थी, वो पास होके EID में आ गई। अब EID की वैल्यू जो है वो हमने असाइन करवाई हुई है M_ID को। अब आप देखेंगे कि ये M_ID को साइन हो जाएगी। ये देखिए होगी जी ये साइन। जी सर ठीक है। Yes. अब ये बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से बाहर जाएगा। जब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर से बाहर जाएगा तो डिराइव क्लास के कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या किया गया है, ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर में स्केल को असाइन की गई है 20 वैल्यू, वो असाइन हो जाएगी आपके पास। जब वो आपके पास असाइन हो गई तो आगे उसके बाद आपके पास शो डाटा का फंक्शन आ गया। शो डाटा का फंक्शन के अंदर आप लोग देखिएगा कि शो डाटा का फंक्शन जो है वो आपकी डिराइव क्लास का शो डाटा का फंक्शन, उसके अंदर जाके उसने कॉल किया हुआ है आपके पास अपनी बेस क्लास का शो डाटा, उसमें चला जाएगा। उसमें जाके उसने क्या किया है, एम्प्लॉय आईडी डिस्प्ले करवा दिया। वहां से वापस जाएगा डिराइव क्लास के शो डाटा में, वहां जाके स्केल डिस्प्ले करवा दिया। और फिर आप लोगों के पास फंक्शन से बाहर जाएगा, गेट कैरेक्टर में आएगा, आउटपुट आपको शो हो रही है। जब आउटपुट आपको शो हो रही है तो यहाँ से हमसे वो गेट कैरेक्टर करेगा और वापस प्रोग्राम में चला जाएगा। जी बेटा, होप्स हो कि आपने फॉलो किया है मेरे ख्याल से। यस सर तो जब आप लोगों के पास बेटा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो रहे होते हैं तो उसको फिर कैसे मैनेज किया जाता है, उसको फिर ऐसे मैनेज किया जाता है जैसे आप लोगों के सामने मैंने मैनेज करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यस सर ठीक है। Yes, sir. अब अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्टर ना होता, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर नहीं है, कंस्ट्रक्टर के बगैर हमारे पास फंक्शन था, जैसे कल हमारा फंक्शन था वही ले लेते हैं। हम कहते हैं जी कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर का फंक्शन नहीं था, हमारे पास जो है वो गेट सेट वैल्यूज का फंक्शन था। सेट वैल्यूज का फंक्शन जो था वो हमारे पास हम लोग उसमें 2 आर्गुमेंट्स लेते हैं, एक आईडी लेते हैं, एक हम लोग जो है वो यहाँ पर कैरेक्टर टाइप का एरे लेते हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज हमने इसको असाइन करवानी है ना, ये वैल्यूज हमने इसको असाइन करवानी है थ्रू आर्गुमेंट्स। कल तो हम वैल्यूज गेट कर रहे थे ना, सी आउट, एंटर योर नेम, एंटर योर आईडी, एंटर योर सैलरी। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको वैल्यूज पास करें, वो वैल्यूज यहाँ आए, वो यहाँ से वैल्यूज आके, मैं सिर्फ आपको हायरार्की समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं कि नेम के अंदर एन की वैल्यू कॉपी करेगा वो। ठीक है जी। अब चलते हैं, अब जाके चेंज करनी है हमें यहाँ। यहाँ भी हमारे पास जो है वो हम लोग वाइड सेट वैल्यूज का फंक्शन, अच्छा ये कॉन्सेप्ट था बेटा, याद रखना है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास है इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। अगर बेस क्लास में और डिराइव क्लास में सेम नेम के फंक्शन हों, बेस क्लास में और डिराइव क्लास में फंक्शंस के नेम सेम हो तो इसको कहते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं जी? फंक्शन ओवरराइडिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा अब मुझे पता है कि मैंने अपने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है। तो जब मैंने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील करना है तो मैंने तो डिराइव क्लास के फंक्शन को ही कॉल करना होता है। तो हमें यह भी पता है कि जब हम डिराइव क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं तो उन फंक्शंस के अंदर फिर हमें बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है।
बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। अब बेस क्लास का जो सेट वैल्यूज का फंक्शन है उसके अंदर तो 2 आर्गुमेंट्स हैं, वो कहां से आएंगे? इसलिए जो डिराइव क्लास का फंक्शन है, डिराइव क्लास के फंक्शन के अंदर मुझे 3 आर्गुमेंट्स पास करने पड़ेंगे। एक उसका अपना स्केल के लिए, एक वैल्यू स्केल के लिए पास करनी पड़ेगी, और 2 वैल्यूज मुझे इंप्लाई क्लास के फंक्शन के लिए पास करनी पड़ेगी, क्योंकि इंप्लाई क्लास का जो फंक्शन है वो 2 वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहा है। तो यहां पर मैं वेरिएबल नेम रख लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक का नाम रख लेते हैं आईडी और कैरेक्टर एन ए रख लेते हैं, और इन तीनों में से आईडी और एन ए ये हम पास करेंगे अपने बेस क्लास के फंक्शन को, और SCALE स्केल जो है उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे SCL के साथ, उसको हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे SCL के साथ। और जब हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे वैल्यूज को, तो यहाँ पे हम जाके इसको करते हैं जी Cout। थोड़ा सा मुझे पता है कि मुश्किल हो रही है आप लोगों को, उसकी रीजन ये है बेटा कि अगर ये काम फिजिकल क्लास हो रही होती तो आप इतनी मुश्किल नहीं होती, मैं आपको अच्छे से सेटिस्फाई करने की जरूर कोशिश करता, लेकिन ये मैं आपके सामने हूँ बेटा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूं। अब सोर्स जो है वो कैसा है उसके थ्रू आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हमें क्या करना था, हमें सेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल करना था, क्योंकि हमारे पास अब कंस्ट्रक्टर नहीं है, हमें टी डॉट सेट वैल्यूज का फंक्शन कॉल करना है, और सेट वैल्यूज का फंक्शन जो है डिराइव क्लास का, उसके अंदर मुझे 3 आर्गुमेंट पास करने हैं। एक आर्गुमेंट मुझे पास करना है स्केल का, एक आर्गुमेंट मुझे पास करना है आईडी का, एक आर्गुमेंट मुझे पास करना है उसका नेम। नेम इज, बोले क्या नेम लिखूं, क्योंकि मुझे अब कोई नजर नहीं आ रहा सामने। कुछ भी लिख दे। सर जो मर्जी लिख दें। जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी। सर नेम कहाँ है मैंने? नेम का हमने, अब मुझे सर अपना किरण लिख लें। चले, हम लोग एक लड़का उस्मान है, वो सारी क्लासेस पढ़ता है तकरीबन, जहां तक मुझे याद है, उसका लिखते हैं। और अच्छा जी, अब ये जो 17 है ये पास होके कहाँ जाएगा? ये 17 पास होके, अगर मैं यहाँ कोशिश करूँ, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इसको, ये 17 पास होके बेटा जाएगा, किसको पास होके जाएगा? SCL को। ये 24 पास होके जाएगा आईडी को, ये उस्मान पास होके जाएगा NA को। फिर SCL जो है ये यूज कर लिया जाएगा इस डिराइव क्लास के अपने डाटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए, और आईडी एंड NA ये आप देख रहे हैं, आईडी को यहां पास कर दिया गया, NA को यहां पास कर दिया गया, क्योंकि आईडी और नेम जो है ये यूटिलाइज किए जाएंगे इंप्लाई क्लास के इस फंक्शन के अंदर, इंप्लाई आईडी और इंप्लाई नेम को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है जी, रन करते हैं प्रोग्राम को यूजिंग F7 और देखते हैं क्या बनता है। इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक और वेरिएबल देखना है, हमने वॉच करना है, दैट इज इसको नहीं, नेम को। ठीक है, और अब हमारे पास var का नाम का कोई वेरिएबल नहीं है, इसको चेंज करते हैं, इसके नाम के साथ हम SCN लिखते हैं। अब हमारे पास EID के नाम का वेरिएबल भी है, आईडी के नाम का, एक आईडी के नाम का वेरिएबल भी बनाते हैं, इसको भी देखते हैं। एक NA के नाम का लिखते हैं, उसको भी देखते हैं।
एक सिंपल एन के नाम का एरे है, उसको भी देखते हैं, वॉच करते हैं, वॉच होता है या नहीं। प्रोग्राम को रन करते हैं, F7 वन एरर। व्हाट इज द एरर? स्ट्रिंग कॉपी शुड हैव अ प्रोटोटाइप। क्या करूं, क्या एरर आ रहा है, जल्दी से बताएं, टाइम खत्म हो रहा है। स्ट्रिंग कॉपी शुड हैव अ प्रोटोटाइप, व्हाट इज द एरर? हेडर फाइल। वेरी गुड, हेडर फाइल मेंशन। हेडर फाइल कैसे देखें? स्ट्रिंग कॉपी पे क्लिक करता हूं, हेल्प में जाऊंगा, टॉपिक सर्च में जाऊंगा, वो मुझे बता रहा है जी इसकी हेडर फाइल ये है string.h। इसको बंद करते हैं, ऊपर जाते हैं प्रोग्राम में। ये जब मैं स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन लिख रहा था ना बेटा, तब मेरे माइंड में था, लेकिन मैं तब लिखना नहीं चाह रहा था। प्रोग्राम रन करते हैं दोबारा से, कोई एरर नहीं है। चलें जी, क्लियर स्क्रीन के फंक्शन है, आउटपुट स्क्रीन क्लियर की। टीचर डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया टी के साथ, उसका फंक्शन कॉल किया सेट वैल्यूज का। सेट वैल्यूज का फंक्शन, इस मैसेज वाली को खत्म करें। सेट वैल्यूज के फंक्शन में आ गया बेटा, देखें जरा, सेट वैल्यूज के फंक्शन में आके उसने आईडी को इनिशियलाइज किया 24। ठीक है, आईडी को इनिशियलाइज किया किसके साथ? 24 के साथ। 24। और वॉच विंडो में देखें एससीएल को उसने इनिशियलाइज किया 17 के साथ। यही पास किया था ना हमने, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे बेटा? यस सर, देख रहे हैं। और एन में क्या पास होके आ रहा है? एन में उस्मान पास होके आ रहा है। ठीक है जी, अब हमने 17, 24 और उस्मान पास किया था, वो आपको वॉच विंडो में सामने नजर आ रहा है। एससीएल में 17 आ गया, आईडी में ये जो सामने आईडी वाला ये वेरिएबल है, इसमें 24 आ गया, और ये जो एन वाला एरे था इसके अंदर उस्मान आ गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये दो वैल्यू जो हैं आईडी और एन, ये पास कर दी जाएंगी सेट वैल्यूज के फंक्शन को। किसके सेट वैल्यूज के फंक्शन को? इंप्लाई के सेट वैल्यूज के फंक्शन को। ये चला गया जी, ये इंप्लाई के सेट वैल्यू के फंक्शन में चला गया। वहां जाके देखते हैं कि क्या करता है। वहां जाके देखेंगे आप लोगों के पास, हमारे पास ईआईडी के नाम का कोई वेरिएबल था। ये देखें ईआईडी, हमारे पास ईआईडी को 24 आ गया, क्योंकि वहां से आईडी में 24 था ना, वो इसको पास हो गया। और एन में क्या आया, देखते हैं एन के नाम का वेरिएबल कहाँ है। वॉच विंडो में एन में उस्मान आ गया, देख रहे हैं बेटा? जल्दी जल्दी बोलना, टाइम खत्म हो रहा है। जी सर। यस सर। एन में उस्मान आ गया और ईआईडी में आपके पास 24 आ गया। अभी चेक करते हैं नेक्स्ट। ये देखें इंप्लाई आईडी में 24 आ गया, क्योंकि ईआईडी की वैल्यू हमने इंप्लाई आईडी को साइन की हुई है। स्ट्रिंग कॉपी के साथ हमने एन की वैल्यू नेम में देनी है। वो देखें नीचे, देखें नेम में उस्मान आ गया, ये देखें जी सर। नेम के वेरिएबल में उस्मान की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। स्केल के वेरिएबल के अंदर आप देखेंगे स्केल के वेरिएबल में 17 आ गया। यहाँ से बाई चला जाएगा, टी डा शो डाटा का फंक्शन कॉल होगा। शो डाटा का फंक्शन जब कॉल होगा तो बेस क्लास का शो डाटा का फंक्शन कॉल होना है। वहां जाके आप लोगों के पास इंप्लाई आईडी डिस्प्ले करवाया, आउटपुट स्क्रीन में इंप्लाई नेम डिस्प्ले करवाया। नहीं ऐसी तो मैंने कोई बात नहीं की बेटा, इंप्लाई नेम डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ से बाइट चला जाएगा और स्केल डिस्प्ले करवाएगा, दैट इज 70। और ये आपके प्रोग्राम पे खत्म, और ये गेट कैरेक्टर करके आप लोगों का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉय आईडी इज 24, एम्प्लॉय नेम इज उस्मान एंड स्केल इज 17। और ये ऑल अबाउट कि हम लोग अगर आर्गुमेंट्स के थ्रू अपना बेस क्लास और डिराइव क्लासेस के अंदर जो वैल्यूज वगैरह साइन करना चाहते हैं, कुछ लेना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, तो दिस इज अ वे कि हमें ये सारी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं। जब हम डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हैं तो बेस क्लास को फिर आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, वो हमें तो देखना पड़ेगा। अब डिराइव क्लास का जो सेट वैल्यूज का फंक्शन है उसका अपना तो एक ही डाटा मेंबर है, दैट इज स्केल। लेकिन सेट वैल्यूज का फंक्शन बेस क्लास के सेट वैल्यूज के फंक्शन को कॉल करता है, जिसके दो डाटा मेंबर्स हैं। सो दो उसके एक इसका, टोटल 3 हो गए।